नमस्कार। जनरल साइंस की इस सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जनरल साइंस में हम भौतिकी को कवर कर रहे हैं और भौतिकी पर अब तक 7 क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और उन 7 क्लासेस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। आज 8वां क्लास है और 8वें क्लास में हम बात करने वाले हैं ठोसों के यांत्रिक गुणों के बारे में। यानी आज के इस क्लास में हम सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इस यूनिट के अंतर्गत जो दो सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, उनमें से एक है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी और दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता। इन दोनों सब टॉपिक्स को मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपने पिछले 3-4 सालों के प्रीलिम्स के पेपर देखे हैं तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस वर्ष, खास करके मैं प्रत्यास्थता की बात करूं, इलास्टिसिटी की बात करूं, यहां से प्रश्न न पूछा गया हो। तो चलिए इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रत्यास्थता क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो प्रत्यास्थता परिभाषा पर बाद में आएंगे, पहले परिभाषा को समझने के लिए आपको विरूपक बल को समझना है। विरूपक बल जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है पहले इसको समझिए, फिर प्रत्यास्थता को समझेंगे। विरूपक बल वह बाहरी बल होता है जो किसी भी वस्तु के आकार और उसकी आकृति या फिर दोनों में, आकार में भी परिवर्तन कर सकता है, आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है या आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन कर सकता है, तो वो बल क्या कहलाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। उदाहरण के लिए आप गीली मिट्टी की कोई गोली बनाएं, या गीली मिट्टी का एग्जाम्पल न लेके आप सबके घरों में आटा गूंथा जाता होगा, तो जो गुथा हुआ आटा है उसकी आप गोली बनाएं और उसको थोड़ा सा प्रेस करें, मतलब उस पर आप कोई बल लगाएं, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो गोली का आकार है या उसकी आकृति है वो बदल गई है। ऐसा नहीं होगा कि गोली इतनी कठोर हो कि उसकी आकृति में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। जाहिर सी बात है, जब हम आटे की बनी हुई गोली पर किसी भी प्रकार का फोर्स लगाएंगे, उसको दबाएंगे, तो उसके आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। तो जो बल आपके द्वारा उस आटे की गोली पर लगाया गया जिसने उस गोली की आकृति को चेंज कर दिया, वो बल क्या है, विरूपक बल है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, क्योंकि उसने उस वस्तु की फॉर्म को क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया, विरूपित कर दिया। तो विरूपक बल आपकी समझ में आ गया होगा। और जब विरूपक बल आपकी समझ में आ गया है तो प्रत्यास्थता की तरफ चलते हैं और प्रत्यास्थता को समझते हैं। प्रत्यास्थता की परिभाषा ये कहती है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी बाहरी बल यहां पर कौन सा बल है, विरूपक बल, जिसको अभी मैंने डिस्कस किया है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी बाहरी बल के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है और बल हटाने पर दोबारा से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है या आने का प्रयत्न करता है, तो उस गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। समझिए एक एग्जाम्पल की सहायता से, मैंने आटे की गोली का एग्जाम्पल आपको दिया। आटे की गोली पर आपने विरूपक बल लगाया और आपने विरूपक लगा करके आटे की गोली की आकृति में परिवर्तन कर दिया। अब ऐसी काफी सारी चीजें होंगी जिन पर आप विरूपक बल लगाएंगे तो उनकी आकृति चेंज हो जाएगी या उनका आकार बदल जाएगा, लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिन पर आप विरूपक बल लगाएंगे तो उनकी आकृति जिस समय पर आप बल लगा रहे होंगे उस समय पर तो चेंज होगी, लेकिन जैसे ही आप उस बल को हटाएंगे तो पुनः वह वस्तु अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ जाएगी। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं किसी रबर बॉल का। आप जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते होंगे, अभी भी खेलते होंगे, तो रबर वाली बॉल जो होती है उसको अगर आप प्रेस करेंगे, उसको अगर आप दबाएंगे, तो दबाने पर यह बात सही है कि उसकी जो आकृति है या उसका जो आकार है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और होगी कि जैसे ही आप उससे वो बल हटाएंगे, विरूपक बल को हटाएंगे, तो पुनः वह रबर की बॉल जो है वो अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ जाएगी, लेकिन जैसी है वैसी हो जाएगी। तो यहां पर प्रत्यास्थता यही कह रही है कि किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण किसी बाहरी बल के द्वारा अपनी अवस्था में वो परिवर्तन का विरोध करती है। तो बॉल को आप दबा रहे हैं, उसकी आकृति में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन बॉल क्या कह रही है कि जैसे ही तुम ये बल हटाओगे मैं दोबारा से अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ जाऊंगी, तो वो विरोध कर रही है आपके विरूपक बल का। ठीक है, तो किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह
किसी बाहरी बल के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है और बल हटाने पर दोबारा से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है या फिर आने की कोशिश करता है, तो ये गुण जो होता है पदार्थ का, ये उस पदार्थ की प्रत्यास्थता कहलाती है। यानी ये रबर की क्या है, प्रत्यास्थता। अगर मैं बॉल का उदाहरण ले रहा हूं, तो जो बॉल को दबाने पर बॉल की आकृति में परिवर्तन हो रहा है और बल को हटाने के बाद में बॉल दोबारा से अपनी पुरानी वाली आकृति में आने का प्रयास कर रही है, तो ये जो रबर का गुण है ये उसकी क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी कहलाएगी, प्रत्यास्थता कहलाएगी। तो प्रत्यास्थता आपकी समझ में आ गई होगी। ये परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, परिभाषा केवल आपको प्रत्यास्थता समझाने के लिए है। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको 3-4 पदार्थों के नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी वस्तु ज्यादा प्रत्यास्थ है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जीएस वाले पेपर में पूछे जाते रहे हैं। तो अब यहां से विरूपक बल आपकी समझ में आ गया, प्रत्यास्थता आप समझ चुके होंगे। अब यहां से एक चीज सोचिए, जब आप किसी वस्तु पर विरूपक बल लगा रहे हैं तो कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो बल लगाने के बाद में आकृति में जिनकी में परिवर्तन नजर आता होगा और बल हटाने के बाद में वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती होंगी। कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जिन पर विरूपक बल लगाया गया, उनकी आकृति या अवस्था में परिवर्तन तो हो गया लेकिन बल हटाने पर वो उसी अवस्था में पड़ी हुई हैं, यानी दोबारा से अपनी पुरानी वाली आकृति में वापस नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इनको समझते हैं कि इनको क्या कहते हैं, ये किस तरह की वस्तुएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु के बारे में, यानी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वह बॉडी होती है या वह वस्तु होती है जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। जैसे मैंने रबर की बॉल का उदाहरण आपको दिया, उसको दबाया आपने, उसकी अवस्था आकृति में परिवर्तन हुआ, बल हटाने पर फिर दोबारा से वो अपनी आकृति में वापस आ गई। तो वो क्या है, उसको एक उदाहरण बोल सकते हैं आप कि वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की तरह है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे यहाँ पर यह कहा जाता है प्रत्यास्थता के संबंध में कि कोई भी वस्तु पूरी तरीके से प्रत्यास्थ नहीं होती है। कोई भी वस्तु पूरी तरीके से प्रत्यास्थ नहीं होती है। वो मैंने रबर वाला एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है। ठीक है, कोई भी वस्तु पूरी तरीके से प्रत्यास्थ नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज, ये दो पदार्थ ऐसे हैं जिनको लगभग हम पूर्ण प्रत्यास्थ मान करके चलते हैं। वैसे सैद्धांतिक रूप से अगर बात की जाए तो कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु नहीं कही जाती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पूर्ण सुघट्य वस्तु क्या होती है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। पूर्ण सुघट्य वस्तु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ये क्या होती है, विरूपक बल हटा लेने पर पूर्व अवस्था में न लौटने वाली वस्तु। ऐसी वस्तु जो विरूपक बल के द्वारा विकृत की गई, जिसकी आकृति में परिवर्तन किया गया और बल हटाने के बाद में वो दोबारा से अपनी अवस्था में नहीं लौट रही है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहलाएगी, पूर्ण सुघट्य वस्तु कहलाएगी। जैसे गीली मिट्टी, मोम का टुकड़ा, गीली मिट्टी की कोई गोली बनाए और उसको दबाएं, दबाने के बाद में वो जिस अवस्था में आप उसको छोड़ देंगे उसी अवस्था में बनी रहेगी, दोबारा से पुरानी वाली अवस्था में लौट करके नहीं आएगी। इसी वजह से उसको क्या बोलेंगे, हम पूर्ण सुघट्य वस्तु बोलेंगे। ठीक है, अब एक टर्म आता है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या होता है, जब आप किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद में जब आप उस फोर्स को हटाते हैं तो वह वस्तु पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने में कुछ समय लेती है। ठीक है, आपने वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया, आकृति में परिवर्तन किया और वह अपनी पूर्व अवस्था में आ रही है, तो उसमें वो कुछ समय लेगी। तो विरूपक बल के हटने पर पूर्व अवस्था में वस्तु को अपनी पूर्व अवस्था में आने में जो देरी लगती है उसको प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव या इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एक और टर्म आता है प्रत्यास्थ श्रांति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलास्टिक फैटिक। ठीक है, प्रत्यास्थ श्रांति यानी इलास्टिक फैटिक, ये क्या है, विरूपक बल का पुनः प्रयोग करने पर किसी प्रत्यास्थ वस्तु के प्रत्यास्थता के गुण का कम होना। जैसे आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और उसको आपने उसकी वर्तमान अवस्था से विकृत कर दिया, अब बार बार आप उस पर बल लगा रहे हैं, तो ये जो प्रत्यास्थ श्रांति वाला जो टर्म है ये बता रहा है कि जब बार बार आप विरूपक बल लगाएंगे किसी भी वस्तु पर तो उसकी प्रत्यास्थता की जो क्वालिटी है, गुण है,
वो कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं इलास्टिक फैटिग यानी प्रत्यास्थ श्रांति। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका प्रतिबल यानी स्ट्रेस। प्रतिबल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेस। एग्जाम्पल्स मैं नीचे दूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा सेशन ये होने वाला नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके नीचे जहां जहां से प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने नीचे इसमें जो है यानी चैप्टर के लास्ट में जो एग्जाम्पल्स हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें वहां पे आपको मिलेंगे। अभी यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। प्रतिबल या स्ट्रेस क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल के कारण वस्तु के विकृत हो जाने पर, यानी जब आप किसी वस्तु पर विरूपक बल लगा रहे हैं तो वस्तु विकृत होती है, उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो जब वो वस्तु विकृत हो जाती है तो वस्तु के अणुओं के बीच में एक आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, और जो बल क्रियाशील होता है वह वस्तु को उसी रूप में लाने का प्रयास करता है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिबल या स्ट्रेस। प्रतिबल किसके बराबर होता है? ये विरूपक बल और क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विमा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रतिबल है। ठीक है, ये प्रतिबल हो गया आपका। अब इसके बाद में थोड़ा सा इधर आते हैं, हुक के नियम के बारे में बात करते हैं, हुक्स लॉ के बारे में बात करते हैं। हुक का नियम क्या कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल जो होता है वो सदैव उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी प्रतिबल जो होता है विकृति के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का साइन लगाते हैं, और जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा करके बराबर का साइन लगाते हैं तो उस जगह पर कोई नियतांक आता है, कोई भी ऐसा मॉड्यूलस आता है। तो यहाँ पर मॉड्यूलस आता है आपका ई, तो प्रतिबल बराबर हो गया ई गुणा विकृति। ई का मतलब यहाँ पर क्या है? ये प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। और इस प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार का होता है। प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार का होता है सर। पहला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के बराबर होता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के बराबर होता है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ऐसे ही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वह अभिलंब प्रतिबल और अभिलंब विकृति के बराबर होता है। ऐसे ही दृढ़ता गुणांक को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं और ये अपरूपण विकृति और अपरूपण प्रतिबल के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम विशेष रूप से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो ये किसके लिए होता है? ये ठोस, द्रव और गैसों तीनों के लिए जो है ये गुणांक जो है यूज किया जाता है। इसका मान गैसों के लिए सबसे कम होता है और ठोस और द्रवों के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है इसका मान ठोस, द्रव और गैसों तीनों के संबंध में बात करें तो गैसों के लिए कम होता है और ठोस और द्रवों के लिए ज्यादा होता है। और जो पूर्णतः दृढ़ पिंड होते हैं, पूर्णतः दृढ़ पिंड होते हैं, तो उनके लिए इसकी जो वैल्यू होती है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की वो इन्फिनाइट होती है, अनंत होती है। अब चाहे हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें, चाहे आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें, चाहे दृढ़ता गुणांक की बात करें, तीनों के लिए जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। और अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रश्न जहां से पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। संपीड्यता, संपीड्यता क्या होती है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता जो होती है वो पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक ये रहा, ये किसके बराबर होता है? अभिलंब प्रतिबल और अभिलंब विकृति के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ पर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, संपीड्यता की बात करें तो ये आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी अभिलंब विकृति ऊपर आएगी, अभिलंब प्रतिबल नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है या इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद नहीं रखना है, याद रखने की चीजें ये हैं। गैसों की संपीड्यता जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। द्रव और गैसों की संपीड्यता जो होती है वो काफी कम होती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, गैसों की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, द्रव और गैसों की कंप्रेसिबिलिटी काफी कम होती है। अगर कोई वस्तु पूर्णतः द्रव है, अगर कोई वस्तु पूर्णतः द्रव है यानी पूर्णतः द्रव वस्तु के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो जीरो होती है। पूर्णतः द्रव वस्तु के लिए
संपीड्यता का मान शून्य होता है और गैसों की जो संपीड्यता होती है वो दाब यानी प्रेशर और टेम्परेचर यानी ताप के साथ में चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। प्रत्यास्थता के गुणों के आधार पर पदार्थों का क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं। तो वर्गीकरण में आप यहाँ से दो तीन टर्म देख रहे होंगे कि तन्य पदार्थ क्या होते हैं, भंगुर पदार्थ क्या होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ क्या होते हैं, इनको जानते हैं। सबसे पहले तन्य पदार्थ के बारे में बात करते हैं। तन्य पदार्थ क्या होते हैं, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स जो तन्य पदार्थ होते हैं, इनकी प्लास्टिक परास जो होती है, प्लास्टिक रेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इन पदार्थों के ही जनरली हम क्या बनाते हैं, चादर वगैरह बनाते हैं। इन पदार्थों को खींच करके इनके तार बनाए जा सकते हैं, जैसे सीसा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सभी तन्य पदार्थ हैं। इसके बाद में भंगुर पदार्थों की बात करते हैं। भंगुर पदार्थों का मतलब है ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स इनको कहते हैं अंग्रेजी में। इनकी प्लास्टिक रेंज बहुत कम होती है और ये जो इनकी इलास्टिसिटी की सीमा होती है, प्रत्यास्थता की सीमा होती है, उसको जैसे ही ये पार करते हैं तो वैसे ही ये क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रोक कर जाते हैं। जैसे कांच हो गया आपका, उच्च कार्बन स्टील हो गया, ठीक है। इनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं, इनको पीट पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। बाकी जो तन्य पदार्थ होते हैं उनके तार बनाए जा सकते हैं, उनको पीट करके एक शीट के फॉर्म में, चादर के फॉर्म में उनको चेंज किया जा सकता है। प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थों की बात करें, इनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। इनकी प्लास्टिक रेंज शून्य होती है। इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो प्रत्यास्थता की सीमा के पास होता है। जैसे रबर, रबर जो है किस प्रकार का पदार्थ है, ये इलास्टोमर है, ठीक है। ये प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद में भंजक प्रतिबल आता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस आता है, इसको तनन शक्ति भी कहा जाता है। यानी किसी भी तार पर कार्य करने वाले प्रतिबल का वह मैक्सिमम मान, किसी तार पर कार्य करने वाले प्रतिबल का, स्ट्रेस का वह अधिकतम मान जिसके लिए तार अंततः टूट जाता है, उसी को बोला जाता है भंजक प्रतिबल या तनन शक्ति, ठीक है। इसके बाद में विकृति, विकृति को बोलते हैं स्ट्रेन। वस्तु पर विरूपक बल आरोपित होने पर उसके आकार, उसके रूप या दोनों के परिवर्तित होने का जो गुण है वो विकृति कहलाता है। जैसे आपने किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया और उसकी आकार आकृति में परिवर्तन हो गया, तो उसकी आकार आकृति में परिवर्तन हुआ तो उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है, उसके आकार में परिवर्तन होने का जो गुण है, वही क्या है, विकृति। यानी वस्तु क्या हो गई, विकृत हो गई। विकृति जो होती है ये प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि और वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात के बराबर होती है। यानी विकृति का मतलब है जिस वस्तु को विकृत किया जा रहा है उसकी लंबाई नीचे रखो और उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई विरूपक बल लगाने पर, उसको ऊपर रखो। दोनों का जो रेशियो होगा वो विकृति के बराबर होगा। विकृति की कोई विमा नहीं होती, इसकी कोई कह सकते हैं विमा, ये विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती। विमा क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये इसका जो फॉर्मूला है कि प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि और नीचे भी लंबाई है, तो ऊपर भी जो चीज़ आपको दे रखी है वो लंबाई है, नीचे भी आपको जो चीज़ दे रखी है लंबाई है। दोनों के अगर यूनिट रखे जाएंगे तो वो एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे, तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक विमाहीन राशि है, इसको याद रखेंगे। इस तरीके से भी प्रश्न कई बार पूछे गए कि निम्न में से कौन सी राशि की कोई विमा नहीं होती, या निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन राशि है। वैसे पहला वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो इसी से रिलेटेड था। जितने भी मात्रक थे, जितनी भी यूनिट्स वगैरह थी या जितनी भी राशियां वगैरह थी, उन सभी के बारे में हमने पहली क्लास में बात करी थी, ठीक है। तो विकृति होती है वो सर तीन प्रकार की होती है। विकृति तीन प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य विकृति होती है, एक आयतनात्मक विकृति होती है और एक अपरूपण विकृति होती है। विकृति का मतलब आप सीधे भाषा में समझें, विकृति का मतलब है किसी भी वस्तु की अवस्था या उसके आकार में या उसके रूप में परिवर्तन होना, वो विकृत होने का गुण होता है। तो ये तीन तरह की होती है। अनुदैर्ध्य विकृति वह विकृति होती है जब लंबाई में विकृति उत्पन्न हो, यानी वस्तु की लंबाई के अनुदिश, वस्तु कोई वस्तु दे रखी है उसकी लंबाई की दिशा में ही विरूपक बल लगाया जा रहा है और उससे जो विकृति उत्पन्न हो रही है वो अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी, क्योंकि इससे वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई में विकृति उत्पन्न होगी। आयतनात्मक विकृति क्या होगी, नाम से ही आपको पता चल रहा है। आयतनात्मक विकृति वो है
जब विरूपक बल लगाया जाए किसी वस्तु पर, उसके आयतन में, उसके वॉल्यूम में अगर परिवर्तन हो गया, वॉल्यूम में अगर परिवर्तन हो गया, तो वो जो है वो क्या कहलाएगी? आयतनात्मक विकृति कहलाएगी। तीसरा है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति क्या है? विरूपक बल द्वारा आयतन को परिवर्तित किए बिना उसके आकार में परिवर्तन। मतलब आपने विरूपक बल लगाया, लेकिन उस विरूपक बल के द्वारा वस्तु के आयतन को किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं किया गया, लेकिन उसका आकार बदल गया, आयतन वही रहा, आकार बदल गया, तो जो विकृति उत्पन्न होगी वो अपरूपण विकृति होगी। ठीक है। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ से याद रखेंगे, जो रबर होता है वो सीसा की अपेक्षा, रबर की अपेक्षा जो है सीसा जो होता है वो ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है। सीसा ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है क्योंकि इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के कारण सीसे में जो विकृति होती है वो रबर की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, रबर की अपेक्षा कम होती है। तो यहाँ से प्रत्यास्थता का मतलब क्या हुआ? प्रत्यास्थ, किसी भी वस्तु के प्रत्यास्थ होने का मतलब क्या है? कि जिस वस्तु में विकृति जितनी कम होगी, जिस वस्तु में विकृति जितनी कम होगी, उसके आकार रूप में परिवर्तन जितना कम होगा विरूपक बल लगाने के बाद में, तो वो वस्तु उतनी ही ज्यादा प्रत्यास्थ होगी। ठीक है। तो रबर की अपेक्षा सीसा ज्यादा प्रत्यास्थ है क्योंकि यह रबर की अपेक्षा विरूपक बल लगाने पर रबर से जो है कम जो है इसमें विकृति उत्पन्न होती है। तो विकृति जितनी कम होगी वस्तु उतनी ही ज्यादा प्रत्यास्थ होगी, विकृति जितनी ज्यादा होगी वस्तु उतनी ही कम प्रत्यास्थ होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ऐसे ही जल की प्रत्यास्थता वायु से ज्यादा होती है, जल की प्रत्यास्थता वायु से ज्यादा होती है। विभिन्न पदार्थों की अगर गोलियां बनाई जाएं, देखिए ये जो है एग्जाम्पल मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से चीज को समझ पाएंगे। जैसे आपको उदाहरण के लिए समझाया जाए कि अलग अलग मटेरियल्स की कुछ गोलियां बनाई जाएं, ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स की कुछ गोलियां बनाई जाएं और उन गोलियों को किसी समान ऊंचाई से किसी कठोर फर्श पर गिरा दिया जाए। अलग अलग मटेरियल की गोलियां बना करके समान ऊंचाई से कठोर फर्श पर उन सभी गोलियों को गिरा दिया जाए, तो फर्श पर टकराने के बाद में जो गोली जितना ऊंचा उठेगी वो उतनी ही ज्यादा प्रत्यास्थ कहलाएगी। ये एक और तरीका है समझने का। ठीक है, तो जो गोली फर्श से टकरा करके जितना ऊंचा उठेगी वो उतनी ही ज्यादा प्रत्यास्थ होगी। रबर, गीली मिट्टी या हाथी दांत से बनी गोली में हाथी दांत वाली गोली जो है वो अधिक प्रत्यास्थ होगी। ठीक है, याद रखेंगे, अधिक प्रत्यास्थ होगी। शुद्ध लोहा लचीला होता है। शुद्ध लोहा, स्टेटमेंट के रूप में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। शुद्ध लोहा लचीला होता है लेकिन शुद्ध लोहे को प्रत्यास्थ नहीं कहा जा सकता है। इस्पात, इस्पात का मतलब स्टील, स्टील जो है वो लचीला भी है, इसके साथ साथ प्रत्यास्थ भी होता है। स्टील लचीला भी होता है, प्रत्यास्थ दोनों होता है। रबर की अपेक्षा इस्पात जो है वो ज्यादा प्रत्यास्थ है क्योंकि इस्पात में विकृति कम होती है। विकृति कम होगी वस्तु ज्यादा प्रत्यास्थ होगी, विकृति ज्यादा होगी वस्तु कम प्रत्यास्थ होगी। तो ये रबर वाला एग्जाम्पल और इस्पात वाला इससे जोड़ करके कई बार पूछा गया है। ठीक है, और अंत में यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों की लिस्ट यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ पदार्थ बढ़ते हुए यंग प्रत्यास्थता गुणांक के क्रम में यहाँ पर दे रखे हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक मतलब कठोरता का बढ़ता हुआ क्रम आपको यहाँ पर नजर आएगा। जो सबसे ऊपर चीज है वो सबसे कम कठोर है और जो सबसे नीचे की तरफ जैसे आते जाएंगे तो वो चीजें उतनी ही ज्यादा कठोर होती चली जाएंगी। जैसे रबर जो है इसकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो कम होता है, फिर इससे ज़्यादा नायलॉन का होता है, फिर इसके बाद में लकड़ी आ जाती है। लकड़ी से ज़्यादा कठोर अस्थि होती है, अस्थि से ज़्यादा कठोर शीशा होता है। इसके बाद में फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर आपका दांत का जो एनेमल होता है, टूथ एनेमल होता है, वो इससे ज़्यादा यंग प्रत्यास्थता गुणांक रखता है। इसके बाद में पीतल आता है, पीतल के बाद में टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद में स्टील, स्टील से भी कठोर है आपका टंगस्टन, टंगस्टन से भी कठोर है आपका ग्राफीन, ग्राफीन से जो है कठोर है हीरा, फिर उसके बाद में आता है आपका कार्बाइन। ठीक है, तो ये कुछ पदार्थों के नाम हैं और इन पदार्थों को इनके यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इससे भी जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, यहाँ से भी प्रश्न जो है आपके लिए बन सकता है। तो आशा करता हूँ आज का जो सेशन है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और क्लास अगर पसंद आता है तो अपने जो विचार हैं, सुझाव हैं, फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर मुझ तक पहुँचाएँ। और आपके जो कमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा सा इंस्पिरेशन का काम करते हैं और आपके कमेंट से ही आपके लिए काम करने की जो है प्रेरणा मिलती है। बाकी अगर क्लास अच्छा लगा हो
और आपको लगा हो कि यहाँ से कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।